Hello students, welcome to Vidyapant Academy. I am Sheetal, your biology educator. So in today's session, we are going to discuss CBSE board paper 2024 science. Okay. So इसमें हम अभी कौन सा पेपर डिस्कस करें 31, 13, इसके साथ साथ हम 1, 2 और 1, 1 भी डिस्कस करेंगे बिकॉज तीनों पेपर सेम थे, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस का डिफरेंस है तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन जो आया था क्या था, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल. अब देखो ये था हमारा, अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखें, अगर हम अपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे डेंड्राइट्स होते हैं. ठीक है. तो ये तो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं. ये हमारी सेल बॉडी थी, ये एक्सॉन है और ये क्या है हमारा एक्सॉन टर्मिनल. तो अब बताओ, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वर्ट किया गया है केमिकल सिग्नल में. मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो भी इंपल्स आता है पहले वो डेंड्राइट्स के पास आता है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर डेंड्राइट्स तो नहीं है. डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन में ट्रेवल करता है, तो हमारा आंसर एक्सॉन भी नहीं है. फाइनली सेल बॉडी है क्या, सेल बॉडी भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्योंकि न्यूरॉन्स बाद में किससे अटैच होते हैं, न्यूरॉन्स अगर सिग्नल दे रहा है तो या तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा, जो कि बीच में जो गैप होता है साइनैप्स बोल सकते हैं, या तो फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है. तो आंसर क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. हाँ, कैरी तो करते हैं ये. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल. हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और एनिमल सेल के अंदर होते हैं. ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल मतलब हमारा स्पर्म या ओवम की बात हो रही है. तो इनमें क्योंकि ये गैमेट्स है तो गैमेट्स में कभी भी क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं होते हैं. हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 22 प्लस एक्स होगा या तो फिर 22 प्लस वाई होगा. ठीक है. अगर स्पर्म की बात करें, ओवम की बात करें तो क्या होगा 22 प्लस एक्स. तो पेयर में तो नहीं होते, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत. नेक्स्ट क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. हाँ, सेल डिविजन जब होती है, जब सेल डिवाइड करती है तो क्रोमोसोम्स ही तो बढ़ते हैं, दोनों दो सेल्स में डिवाइड होते हैं. तो हमने क्या बोला, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. करेक्ट है. तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड एंड फोर्थ, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बोल रहा है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर. हमने पढ़ा हुआ है ये कि चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, फादर करता है, मदर नहीं करती. ठीक है. द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर, तो ये गलत हो गया. ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, ये करेक्ट है. फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड. ऐसा होता है क्या कि मेल चाइल्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फीमेल चाइल्ड से? ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल प्रोपोर्शंस होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल चांसेस होते हैं, तो ये तो गलत हो गया. द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म गैमेट, तो ये तो करेक्ट है कि हाँ, जो चाइल्ड का सेक्स होता है, ठीक है, जो चाइल्ड का सेक्स होता है इट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं तब डिसाइड होता है, तो ये भी करेक्ट है. तो कौन कौन से अपने ऑप्शंस करेक्ट हो गए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है एंड फोर्थ ये रहा. ठीक है. तो हमारा सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which one of the following organ is not a part of human female reproductive system? कौन सा ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ओवरी तो है, ठीक है, 2 पेयर ओवरीज होती हैं, यूट्रस भी होता है, वैज डिफरेंस नहीं है. वैज डिफरेंस किसका था, मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट था.
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? ईस्ट, बेटा ईस्ट में याद होगा हमने पढ़ा है बडिंग, ईस्ट में क्या होती है? बडिंग होती है। देन लेशमेनिया ओके और पैरामीशियम, इनमें होता है बाइनरी फिजन। तो फिर मल्टीपल फिजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेकंड ट्रॉफिक लेवल्स आर मिसिंग। किसमें सेकंड ट्रॉफिक लेवल मिसिंग है? तो पहले वाले में देखो ग्रास ने, ठीक है, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को लायन ने खाया, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्या है? जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। ठीक है, सीक्वेंस में ले लिया, फाइटोप्लैंकटन जू प्लैंकटन खाएंगे, जू प्लैंकटन स्मॉल फिश खाएगी और स्मॉल फिश को लार्ज फिश, ये भी करेक्ट है। टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। अब देखो ग्रास को किसने खाया? फ्रॉग नहीं खाता ग्रास, ठीक है, तो ग्रास, यहाँ पे ग्रास हॉपर मिसिंग है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन। चलो यहां पर क्या देखते हैं, accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। हाँ, ये है बायोमैग्निफिकेशन से है कि जितना ज्यादा हायर ट्रॉफिक लेवल होगा उतना ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स की एक्यूमुलेशन ज्यादा होगी। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा है करेक्ट, ये ट्रू है। हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। ठीक है, ये भी करेक्ट है कि केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स में ताकि डिजीज से बच सके या फिर पेस्ट से बच सके, तो ये भी करेक्ट है, ट्रू है। दोनों ऑप्शंस ही हमारे करेक्ट है, लेकिन असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता हमारा रीजन, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organism। ठीक है, जो breathing rate होती है aquatic organisms में fast होती है as compared to terrestrial organisms। ये NCERT की लाइन है ना, डायरेक्ट लाइन उठा के दे दिया बिल्कुल, तो ये तो करेक्ट बोल रहा है, ट्रू। The amount of oxygen dissolved in water is very high as compared to the amount of oxygen। गलत, क्यों? क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट इसीलिए तो फास्ट है क्योंकि उसमें जो पानी होता है उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? जब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किसका बना होता है? हमारे नर्व्स का बना होता है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, जो नर्व्स हमारी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है। ठीक है, काम क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का? सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, तो इनका काम क्या होता है? सेंड सिग्नल फ्रॉम different body parts to brain या फिर स्पाइनल कॉर्ड बोल दो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? सिग्नल भेज रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन उसके साथ साथ वहां से सिग्नल वापस भी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो एंड ब्रिंग्स बैक। सिग्नल बोल दो या कमांड बोल सकते हैं जो हमारा ब्रेन हमें दे रहा है टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये था आपका सिग्निफिकेंस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट क्या है? हाउ इज ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर होता है, तो सबसे पहला
ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्कल। ठीक है, नेक्स्ट 3 लेयर्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन होती हैं, कौन सी? मेनिंजेस। ठीक है, तो आपकी 3 मेनिंजेस लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। ठीक है, 3 मेम्ब्रेन्स हैं, ये प्रोटेक्ट कर रही है। उसके अलावा और कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो 3 चीजें, स्कल, मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट है, नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, तो डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहा है। डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। केमिकल के रिस्पॉन्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, जो पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो केमिकल्स वाले में आ जाएगा ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब बोल दो या पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है। दिस इज व्हाट? कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की डायरेक्शन में मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर की तरफ। तो नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड वाटर इन प्लांट्स। वाटर के डायरेक्शन में अगर कोई प्लांट है, ठीक है, और वो उसकी रूट्स जो है, अगर कोई प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, उसकी जो रूट्स है वो नीचे की तरफ है सॉइल में। ठीक, अब अगर इस तरफ वाटर बॉडी है या इधर पानी है, तो इस रूट की मूवमेंट पानी की डायरेक्शन की तरफ हो जाती है। इस रूट की जो मूवमेंट है वो पानी की डायरेक्शन में हो जाती है। इसको बोलते हैं तुम्हारा हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, एक ही हो गया। नेक्स्ट क्या है? राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ देम। तो देखो, नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड व्हाट? नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक तो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन, दूसरा बॉडी ये तुम्हारा वाटर की डायरेक्शन में रूट का ग्रो करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गिव रीजन व्हाई herbivorous animals have longer small intestine than carnivores। क्यों? herbivores जो होते हैं वो क्या खाते हैं? वो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स खाते हैं। तो अब उनके साथ क्या होता है? क्योंकि प्लांट्स वो कंज्यूम कर रहे हैं तो सेलुलोज जा रहा है उनकी बॉडी में, और क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए इनके पास लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है एज कंपेयर टू अस। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स, और प्लांट्स के पास क्या होता है? सेलुलोज। टेक मोर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड, इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। इसीलिए जो हर्बीवोर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। बट कार्निवोर्स के साथ क्या है? वो तो नॉर्मल एनिमल्स वगैरह को खा रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं है, वो इजिली जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है एज कंपेयर टू सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, although pepsin and trypsin are both protein digesting enzymes, yet they differ from each other. Justify this statement by giving one difference between them. पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा एक डिफरेंस दे सकते थे कि पेप्सिन जो है वो स्टमक में रिलीज होता है, लेकिन तुम्हारा जो ट्रिप्सिन है वो इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। दूसरा हम बोल सकते हैं, देखो पहला क्या बता दिया हमने कि जो पेप्सिन है एसिडिक मीडियम पे काम करता है, वर्क इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, और क्या है? रिलीज्ड इन स्टमक। ठीक है, लेकिन ट्रिप्सिन का क्या है? अगर हम बात करते हैं ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन एल्कलाइन मीडियम पे काम करता है, वर्क इन एल्कलाइन मीडियम।
दूसरा कहाँ रिलीज होता है? इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये हो गए दोनों में डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स, deer, lion, in the given food chain, what will be the impact of removing all the organisms of second trophic level? ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन है? प्लांट्स है। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गई सेकंड, ये थर्ड। क्या बोल रहे हैं? हमने ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेकंड को पूरा हटा दिया। ठीक है, ठीक है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल को हमने हटा दिया, तो फर्स्ट और थर्ड पे क्या इफेक्ट आएगा? अब देखो, अगर हमने डियर को हटा दिया, ठीक है, डियर को हटा दिया, तो क्योंकि फूड वेब की बात नहीं हो रही, तो हमें यहाँ पे सिर्फ मान के चलना है कि एक डियर ये जो प्लांट्स को खा रहा था। ठीक है, तो अगर हमने डियर हटा दिया तो प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा अगर डियर को रिमूव कर दिया? तो डियर को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो इफेक्ट क्या आया? जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, लायन के साथ क्या होगा? भाई लायन बेचारा भूखा मर जाएगा, क्योंकि हमने डियर को हटा दिया है, लायन घास तो खाएगा नहीं। ठीक है, तो लायन बेचारे उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। कैसे? भूख से मर जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? विल द इम्पैक्ट be the same for the organism of the third trophic level in the above food chain if they were present in a food web? अब बोल रहे हैं कि अगर ये फूड वेब में प्रेजेंट होता तो क्या लायन की डेथ होती? भाई यहाँ पर तो लायन के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लायन डियर को खा ही नहीं सकता, हमने डियर ही हटा दिया, तो लायन घास तो नहीं खाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा लायन? अगर फूड इसमें है तुम्हारे फूड चेन में, तो लायन मर जाएगा, लेकिन अगर फूड वेब में होगा तो लायन किसी और पे डिपेंड हो जाएगा। तो अगर फूड वेब पे है, इफ इन फूड वेब इट विल ईट अदर एनिमल्स, किसी दूसरे जानवर पे डिपेंड हो जाएगा अपने फूड के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत बार डिस्कस हुआ है ये तो, है ना। और विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट शो अ पाथ ऑफ, अच्छा ये थोड़ा अलग आया था, शो अप द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। स्नीजिंग का रिफ्लेक्स एक्शन लेना था। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक सडन रिस्पॉन्स है टू, मतलब एक रिस्पॉन्स टू अ सडन इम्पल्स बोल सकते हो। ठीक है, या फिर हमें कोई भी तुरंत कोई स्टिमुलस आके एक्ट करता है, कोई तुरंत सिग्नल आता है, उसके अगेंस्ट जो हमारा सडन रिस्पॉन्स आता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ठीक है, अब हमें फ्लो चार्ट डिस्कस करना है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो स्नीजिंग, स्नीजिंग हमें पता है, हमने कोई भी डस्ट पार्टिकल लिया, बॉडी के अंदर गया, ठीक है, तो हमारा कौन रिसीव करेगा? हमारा जो भी एयर है, एयर में अगर डस्ट है, ठीक है, वो एयर एंटर करती है हमारे नोज में, और नोज में कौन होते हैं? हमारे नोज के अंदर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करेगा? सिग्नल रिसीव किया। ठीक है, अब सेम ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ने रिसीव किया, किसके पास गया? सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। सेंसरी न्यूरॉन ने किसको भेजता है? याद होगा तुम्हें, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में कौन होता है? रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेके किसको दे देता है? मोटर न्यूरॉन को देता है। और जो हमारी मोटर न्यूरॉन है वो क्या करती है? वो एक्शन लेती है। ठीक है, तो जो वो एक्शन लेती है, वो इसने अभी कहां पर एक्शन लिया? लंग्स पे एक्शन लेगी। लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग हो जाएगी। ठीक है, दिस लीड्स टू स्नीजिंग। ठीक, तो आपको ये बनाना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organisms have three-chambered heart and why do they have three-chambered heart? ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? तो ये है हमारे एम्फीबियंस, एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, क्यों होते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट? क्योंकि ये होम्योस्टैसिस नहीं करते, मतलब अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है उसको मेंटेन नहीं करते। ठीक है,
तो इनमें क्या होता है, होम्योस्टैसिस नहीं होती, मतलब अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं करते, ठीक है, ये नहीं होता। अगर होम्योस्टैसिस नहीं होती तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। अब क्योंकि इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट, होम्योस्टैसिस नहीं होता सो एनर्जी रिक्वायरमेंट लेस। अब अगर इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही कम है तो ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इजिली डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ क्या है आपकी, लिम्फ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। लिम्फ का 2 फंक्शन बोला था, सबसे पहला याद होगा लिम्फोसाइट्स, लिम्फ के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एंटीजन और फॉरेन बॉडीज। तो इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। दूसरा क्या था, फैट की एब्जॉर्प्शन कराना, ठीक है। तो एक तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा फैट की एब्जॉर्प्शन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम 3 टेक्निक और डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मेंशन द साइड इफेक्ट कॉज्ड बाय ईच, ठीक है। हमने ये तो डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है। सबसे पहली टेक्निक की अगर हम बात करें तो ओरल पिल्स बोल सकते हैं, सबसे पहली जो चीज हम यूज कर सकते हैं ओरल पिल। ओरल पिल्स का काम क्या होता है, ओरल पिल्स क्या करते हैं, आपके ओवरी से एग को निकलने ही नहीं देंगे, उसको प्रिवेंट कर देंगे, मतलब प्रिवेंट रिलीज ऑफ एग, ठीक है। तो इनका काम ये होता है। अच्छा, इनके साइड इफेक्ट पूछा है, तो साइड इफेक्ट क्या होता है ओरल पिल्स का, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और क्या होता है, मेन जो इफेक्ट आता है वो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो ये हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये इसका साइड इफेक्ट है। यूज क्यों करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जब ओरल पिल्स लिया जाता है तो वो ओवरी से आपके ओवम को रिलीज करने से रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और क्या था, एक इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में कॉपर टी यूज करते हैं, आईयूसीडी का एक एग्जांपल था कॉपर टी। कॉपर टी का साइड इफेक्ट क्या आता है, इरेगुलर पीरियड्स, और एब्डोमिनल पेन, ठीक है। उसके बाद थर्ड और क्या है, ओरल पिल्स, आईयूसीडी, कॉपर टी यूज किया था। ट्यूबिक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी में क्या करते हैं, हम फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर देते हैं ताकि ओवम यूट्रस तक आए ही ना, ठीक है। तो ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है, थकावट फील होती है, बहुत ज्यादा चक्कर वगैरह आएंगे, और क्या होता है, पेन होता है, एब्डोमिनल पेन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए तीनों के साइड इफेक्ट्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट विल हैपन इफ इन अ, ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ इन अ ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस या फिर एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो देखो सीधी बात है, इसका क्या लिख सकते हैं हम, देखो अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गई है तो डेफिनेटली फीटस की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, इम्प्लांटेशन होगी, इम्प्लांटेशन मतलब पहले तो जाइगोट सिंगल सेल बनेगी क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, उस सिंगल सेल में डिवीजन चालू हुआ, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, एम्ब्रियो इम्प्लांट करेगा, मतलब यूट्रस की वॉल से जाकर चिपक जाएगा, तो इम्प्लांटेशन होगी।
इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, धीरे धीरे बेबी की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और फीटस 9 मंथ के बाद रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या हो जाएगा बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें मेंस्ट्रुएशन के बारे में लिखना था आपको। आगे बढ़े, ओके, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव प्लांट्स, ठीक है। राइजोपस का बोल रखा है, राइजोपस का बना देते हैं स्ट्रक्चर, कैसा डायग्राम होता है इसका, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है राइजोपस की। लेबल द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा ये होता है इसका स्पोरेंजियम, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, तो ये तो तुम्हारा स्पोर्स था, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया तुम्हारा, स्पोरेंजियम हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट की बोल रहा है, तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ये हाइफी, ठीक है, ये क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। इतना करना था इसमें। और क्या, व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, भाई राइजोपस हमें पता है कि जो फंगस होते हैं वो मॉइस्ट कंडीशन पे ग्रो करते हैं, ड्राई स्लाइस में क्या है, पानी ही नहीं है, मॉइस्चर ही नहीं है, तो राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड बिकॉज दे रिक्वायर मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इनको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, इसीलिए इनमें क्या होता है कि ड्राई स्लाइस पे ये काम नहीं करते, वहां ग्रो नहीं करते, ठीक है। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, हाइड्रा का तो पता है बडिंग होती है, ठीक है, तो हाइड्रा में क्या है आपका बडिंग, ठीक। बडिंग एक्सप्लेन करनी थी कि एक छोटा सा बड बनता है, फिर थोड़े देर बाद वो आउटग्रोथ जो बड होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, थोड़े हाइड्रा में बड बनती है, बड ग्रो होती है, जैसे ही आउटग्रोथ थोड़ी बड़ी होती है वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से, एंड कहीं पे भी जहाँ पे वो गिरती है वहां पे एक न्यू बॉडी फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करना था इसमें। आगे बढ़ते हैं, ओके, ये क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसको करते हैं। क्या बोल रहे हैं, मेंडल वर्कड आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी बाय वर्किंग ऑन गार्डन पी यूजिंग अ नंबर ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ही कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट बाय मेकिंग अ क्रॉस, ये सब ऐसी स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही गेव सम इंटरप्रिटेशन, ठीक है, सारे क्वेश्चन, ये तो सिर्फ थोड़ा सा स्टोरी दे रखा है। क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, व्हेन मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट विद प्योर टॉल and pure short characteristics to produce progeny, which two observations were made by him in F1 plants। देखो मेंडल ने क्या किया था, प्योर टॉल, प्योर टॉल मतलब उन्होंने किसको लिया था, कैपिटल टी, ये था प्योर टॉल, ठीक है, प्योर टॉल को उन्होंने किससे क्रॉस कराया था, प्योर ड्वार्फ से, ठीक है। क्या रिजल्ट मिला था उन्हें, सारे प्लांट्स कैसे थे, ऑल प्लांट्स टॉल, ठीक है। तो जब मेंडल ने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करवाया था तो उन्हें क्या मिला था, भाई सारे प्लांट्स उन्हें टॉल मिले थे, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस दी थी, तो इन्होंने ये बोला था कि दो चीजें आई थी इससे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया था, वही लिखना था यहाँ पर कि भाई जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो F1 प्लांट में सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई दे रहा था,
मतलब जब उन्होंने प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ को क्रॉस करवाया तो प्रोजेनी जो F1 जनरेशन की प्रोजेनी थी उसमें किसी एक पेरेंट की ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही थी। देखो सारे टॉल हैं, मतलब सिर्फ टॉल पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आई, ड्वार्फ वाले की नहीं आई। तो इन्होंने यहां से दे दिया, यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि एक एलील दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंट शो कर रहा है ना, एक एलील दूसरे एलील को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये कंक्लूजन था। दूसरा उन्होंने ये बोला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो एलिलिक पेयर सेपरेट होते हैं। देखो कैपिटल टी था, ठीक है, ये सेपरेट कैसे हुआ था, दो गैमीट्स बने थे, यहां से भी इस तरह से दो गैमेट्स बने थे। ठीक है, अब ये गैमेट फ्यूज हो गया, ये गैमेट फ्यूज हो गया, इसी तरीके से ये वाला फ्यूज हो गया और इसको फ्यूज करा दो ऐसे। ठीक है, तो हमने बोला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया था और एक लॉ ऑफ डोमिनेंस आया था। मेंडल ने नहीं दिया था ये लॉज, मेंडल की ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था ये लॉ। तो इसका कहना ये था कि जब भी प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को हम कराते हैं क्रॉस, तो सारे प्लांट्स टॉल आ रहे थे, मतलब किसी एक अलील का एक्सप्रेशन आ रहा था, या फिर हम बोल सकते हैं किसी एक पेरेंट के ही एक्सप्रेशन देखने को मिले। ठीक है, तो एक एलील डोमिनेट था, एक ही जीन के दो एलील्स थे, ठीक है, और एक एलील दूसरे पे डोमिनेटिव रोल प्ले कर रहा था। दूसरा हमने देखा कि जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो जो एलिलिक पेयर्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों एक साथ थे, अभी यहाँ पे सेपरेट हो गए एलिलिक पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। ये तो बहुत इजी है भाई, डोमिनेंट ट्रेट चाहे किसी भी कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में या होमोजाइगस कंडीशन में, दोनों में खुद को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जो ड्वार्फ वाला है या फिर जो रेसेसिव है, मतलब सॉरी जो रेसेसिव पेरेंट है, वो क्या करेगा, अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन पे है। मतलब डोमिनेंट वाला अपने आप को हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी प्लांट टॉल आ रहा था, मतलब इसने अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस किया और होमो में तो करेगा ही, होमोजाइगस कंडीशन में तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही, जैसे कैपिटल टी। लेकिन अगर मैं रेसेसिव ट्रेट की बात करूं तो वो अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस कंडीशन पे, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसी का दूसरा पार्ट है शायद ये, हाँ सेकंड है, फिर थर्ड है। ठीक है, थर्ड में क्या था, थर्ड का ए, इन अ क्रॉस विद टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब ये एक डायहाइब्रिड क्रॉस है, और डायहाइब्रिड क्रॉस में बोला राउंड येलो व्रिंकल्ड ग्रीन को क्रॉस करा दिया इन्होंने। ठीक है, और मेंडल ने 4 तरीके के कॉम्बिनेशन देखे इन F2 जनरेशन। ठीक है, मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। हाँ, तुम्हें याद होगा इन्होंने क्या किया था भाई, जब कैपिटल आर वाई वाई इसको क्रॉस करा दिया था स्मॉल आर स्मॉल वाई से। ठीक है, तो जब इनको कराया था तो इनका रेशियो क्या आया था, 9:3:3। एक सेकेंड, F1 जनरेशन में ये नहीं आया था, F1 जनरेशन में आपके गैमीट्स आए थे, पहले तो गैमीट्स बना लो इसके। ठीक है, गैमीट्स क्या बनेंगे, इनके गैमीट्स बनते कैपिटल R कैपिटल Y, और इसका गैमेट बनता स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, गैमेट्स फ्यूज होंगे तो क्या बनाएगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये आपकी F1 जनरेशन है। ठीक है, ये F1 जनरेशन है। अब मेंडल F2 की बात कर रहा है यहाँ पे। F2 मतलब हमने सेल्फिंग करा दी, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसकी जब सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y के साथ, तो हमें क्या देखने को मिला था, हमारे जो कॉम्बिनेशंस आए थे, एक आया था राउंड येलो। ठीक है, ये कितना था हमारा राउंड येलो, 9। ठीक है, 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो आया था, याद होगा तो फिनोटिपिक रेशियो आया था। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो आया था 9:3:1। तो 9 कितने थे, राउंड येलो थे, और ये वाला जो था 1, ये कैसा था, व्रिंकल्ड ग्रीन था।
ठीक है, और 3 क्या थे, राउंड ग्रीन, और ये था व्रिंकल्ड येलो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आई थी फिनोटाइपिक रेशियो की। क्या बोल रहे हैं, 4 टाइप के कॉम्बिनेशन मिले थे, हाँ हमें 4 मिले 9:3:3:1 के रेशियो में, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, पूछ क्या रहा है, बाय विच मेथड डिड ही ऑब्टेन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन किस मेथड से मिला था, तो इनको मिला था सेल्फिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग ऑफ F2 प्रोजेनी। F2 जनरेशन में, सॉरी F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आए थे, F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी थे, इनकी सेल्फिंग करा के मिला था F2 जनरेशन के 4 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द रेशियो ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। रेशियो हमने लिख दी 9:3:3:1, ये रही आपकी रेशियो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, What conclusions were drawn from this experiment? इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन मिला था, तो यहाँ पर आपने याद होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखना था और कुछ नहीं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो एलील्स होते हैं, एक जीन के एलील सेपरेट होते हैं गैमेट बनाने के टाइम पे। ठीक है, वहीं दूसरे जीन के एलील भी सेपरेट होते हैं, बट वो पहले वाले जीन पे डिपेंड नहीं करते। मतलब सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ अदर जीन। ठीक है, मतलब एक जीन पे अगर कोई एलील है, जैसे कि राउंड वाला जो था, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर राउंड ही जा रहा है गैमेट में तो येलो ही जाएगा, क्योंकि देखो राउंड येलो भी बना कॉम्बिनेशन और राउंड ग्रीन भी कॉम्बिनेशन बना। मतलब ये राउंड और व्रिंकल एलील का अलग अलग होना येलो और ग्रीन के अलग अलग होने को दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करता, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। अगर राउंड है तो वो येलो के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ग्रीन के साथ भी। ठीक है, मतलब एक जीन के 2 एलील्स हैं, उनकी सेग्रीगेशन दूसरे जीन के एलील्स पे डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, इसी में और करके दिया हुआ था, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट may not be expressed। मतलब कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ट्रेट एक्स मतलब ट्रांसफर हुआ है, मतलब पेरेंट से प्रोजेनी में आया है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, अपनी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। तो हाँ, ऐसा हुआ था, हमने कब देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। याद होगा कैपिटल टी को हमने क्रॉस कराया था स्मॉल टी, प्योर लाइन थे ये। सारे प्लांट कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, सारे प्लांट के जीनोटाइप यही था। ये तुम्हारी F1 जनरेशन थी, ये पेरेंट है। अब देखो सारे प्लांट कैसे हैं, ऑल टॉल, सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन ड्वार्फ वाला जीन तो आया था ना, रेसेसिव ट्रेट आया था। ठीक है, ट्रेट आया था, ट्रेट ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा पाया, मतलब ड्वार्फनेस नहीं दिखी, सारे में टॉलनेस दिखी थी। दैट मींस ट्रेट ट्रांसफर तो हुआ है, इनहेरिट तो हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें ये लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने 31-1-3 डिस्कस कर लिया है और इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है 31-1-1 और 1-2 के। तो 1-1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो डिफर कर रहा है, तो वो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें एक है, स्टेट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो HCl का रोल क्या आता है, HCl का रोल आपको पता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की किल कर, मतलब मारता है, तो किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। और क्या रोल है, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो इनको HCl प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट विलाई का काम क्या होता है, विलाई बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, तो इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या है, एनल स्पिंस्टर,
ये क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट द रिलीज ऑफ स्टूल, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट की डाइजेशन, तो डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव, सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट कौन सा प्लांट है हमारा, टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। फ्रॉम डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट। अब टच मी नॉट प्लांट में जो मूवमेंट होती थी, अगर तुम्हें याद हो तो वो कौन सी मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट होती है। कौन सी मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट के साथ साथ इनमें क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। लेकिन अगर हम बोले डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट, तो रूट की नीचे की तरफ मूवमेंट यानी कि ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट, तो हमने क्या बोला, जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, ठीक है। और जियोट्रोपिज्म कैसा हुआ, डायरेक्शनल मूवमेंट हुई, ठीक है। तो इसमें ये लिखना था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देयर इज अ हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देयर इज अ हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। कौन सा हार्मोन है, नेम द हार्मोन। तो बेटा कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन। अगर किसी को याद नहीं आ रहा था, आयोडाइज सॉल्ट देख के याद आना चाहिए था कि आयोडीन रिलेटेड है किससे, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन से, ठीक है। ग्लैंड कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों लिया जाता है बेटा, थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इसकी फॉर्मेशन के लिए जो आयोडीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आयोडीन, ठीक है। अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, T3 T4 हार्मोन्स नहीं बनेंगे। अगर ये नहीं बनेंगे तो हमारी थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है, गोइटर डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ये लिखना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू पूछ रहा है। डीएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ये तो करेक्ट है। डीएनए के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो प्रोटीन बनाता है, ये भी करेक्ट है। अगर हमने इंफॉर्मेशन में चेंज कर दिया तो डेफिनेटली प्रोटीन में भी चेंजेस आएंगे, ये भी करेक्ट है। अगर हमारा प्रोटीन चेंज हो गया है तो प्रोटीन की वजह से जो कैरेक्टर, जो फीचर आ रहा था वो चेंज होगा, पर यहाँ पे क्या लिखा है, सेम होगा। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, स्टोमेटा कब बंद होता है, स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन इट नीड्स CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए तो बंद होगा क्या स्टोमेटा, उसको तो ओपन करना है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। जब CO2 की जरूरत नहीं है तब बंद होगा, ठीक है। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। अगर पानी बाहर निकल जाए तो भी स्टोमेटा बंद होता है, गार्ड सेल से पानी बाहर चला गया तो। अगर गार्ड सेल्स के अंदर पानी चला जाता है तो फ्लैसिड हो जाता है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, तो ये रॉन्ग हो गया। आंसर क्या होगा हमारा, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये तो हमें पता है। वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं, वेरीगेटेड लीव्स ऐसी लीव्स होती हैं जिनके दो कलर होते हैं, मतलब ग्रीन कलर तो होगा पर उसमें कुछ अलग कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल मनी प्लांट, ठीक है, तो ये वो लीव्स होती हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मनी प्लांट। मनी प्लांट की जो लीव्स होती है उनमें ऐसा देखने को मिलता है, ऐसे लीफ होती है ना, तो जैसे यहाँ पे ग्रीन पैचेस हैं तो जगह, बाकी जगह पे क्या होता है, दूसरे कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। फिर हमने बोला अगर हमने लीफ को अल्कोहल में बॉईल कर दिया है तो लीफ का कलर क्या हो जाएगा भाई, लीफ का कलर निकल जाएगा बाहर, लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लीफ कैसी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट या फिर व्हाइट हो जाएगी, ठीक है। और कलर क्या होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि क्लोरोफिल उसमें चला गया तो डार्क ग्रीन या ग्रीन कलर होगा। नाउ ठीक है,
इन व्हाट फॉर्म्स इज द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, पता है हमें। स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और क्लोरोफिल क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? बेटा क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? वो ट्रैप करता है, ट्रैप सनलाइट या लाइट एनर्जी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी होती है, उसको ट्रैपिंग का काम कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बचा हमारा? नहीं, तो हमने इस सेट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।